स्टार्ट करें जी। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर 3 की तरफ। आपको याद होगा चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था एश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 एलिमेंट्स होते हैं, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस और रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। और मैंने आपको ये बताया था कि चैप्टर 2, 3 और 4 में इन्हीं 5 एलिमेंट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये भी बताया था कि अगर आप इन 5 एलिमेंट्स को समझ लेते हैं तो बाकी का ऑडिट आपके लिए आसान हो जाएगा। इनमें से 3 एलिमेंट्स हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिए। कौन कौन से? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया। चैप्टर 3 में हम 4th एलिमेंट स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि क्या है? एविडेंस। चैप्टर 3 में हम क्या करने जा रहे हैं? एविडेंस। पूरे का पूरा चैप्टर 3 हमारे एक एलिमेंट के गिर्द घूमेगा और वो है एविडेंस। इसमें हमने स्टडी क्या करना है? एविडेंस क्या होता है और कैसा होना चाहिए। क्या डिस्कस करना हमने? एविडेंस क्या होता है, कैसा होना चाहिए। सबसे पहले कहता है एविडेंस कहते हैं हर उस इंफॉर्मेशन को जिसको ऑडिटर यूज करता है रिपोर्ट में कंक्लूजन देने के लिए। एविडेंस क्या है? हर वो इंफॉर्मेशन जिसको ऑडिटर यूज करता है रिपोर्ट में कंक्लूजन देने के लिए। जैसे अगर ऑडिटर ने लिखना है रिपोर्ट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, इस नतीजे पे पहुंचने के लिए उसने कुछ ना कुछ काम किए होंगे, कुछ ना कुछ एविडेंस लिया होगा। जैसे हो सकता है उसने बैंक को लेटर लिख के बैंक स्टेटमेंट मंगवाई हो, तो बैंक स्टेटमेंट क्या है? एक एविडेंस है। हो सकता है उसने स्टॉक काउंट करके देखा हो कि क्या इन्वेंट्री जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है फिजिकली भी पूरी है कि नहीं, तो ये जो उसका स्टॉक काउंट करना है ये क्या है? ये एक एविडेंस है। हो सकता है उसने सेल्स को वेरीफाई करने के लिए कि जो इनकम स्टेटमेंट में सेल्स है वो ठीक है कि नहीं, सेल इनवॉइसेस को इंस्पेक्ट किया हो, सेल्स एग्रीमेंट को देखा हो, तो ये जो इंस्पेक्शन ऑफ सेल इनवॉइसेस, सेल एग्रीमेंट्स हैं, ये क्या है उसका? ये एविडेंस है। हो सकता है उसने देखा हो कि जितने भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए हैं वो ठीक है कि नहीं, और इसके लिए उसने वेरीफाई किया हो उनको उनके वाउचर्स के साथ, बिल्स के साथ, तो ये वाउचर या बिल्स की चेकिंग है, ये क्या है? एविडेंस है। उसने अगर ये देखने के लिए कि डेप्रिसिएशन ठीक रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, डेप्रिसिएशन को हो सकता है रिकैलकुलेट करके देखा हो, डिस्पोजल अकाउंट को दोबारा बना के देखा हो, प्रॉफिट ठीक रिकॉर्ड हुआ कि नहीं डिस्पोजल पे, सैलरीज एक्सपेंस की रीचेकिंग की हो कि क्या ये जो बेसिक रेट है इसके ऊपर अदर जो डिडक्शंस है या टैक्स वगैरह है या ओवर टाइम है ये सही रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं, ये सारी कैलकुलेशन या चेकिंग क्या है? एविडेंस। हर वो इंफॉर्मेशन जिसको ऑडिटर यूज करता है रिपोर्ट में कंक्लूजन देने के लिए, टू अराइव एट कंक्लूजन ऑन विच रिपोर्ट इज बेस्ड, उसे हम कहते हैं एविडेंस। एविडेंस ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एरिया के बारे में कलेक्ट करना होता है। अक्सर ये एविडेंस साबित करता है कि वो एरिया ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी साबित हो जाता है एविडेंस कलेक्ट करते हुए हमें पता चलता है कि कोई एरिया जो है वो ठीक नहीं है। प्रैक्टिस में याद रखें, एक दफ़ा मैंने एक्सरसाइज करवाई कि स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी कंपनीज हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट से लिस्टेड की, क्योंकि जो अनलिस्टेड होती है ना वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, तो जो लिस्टेड कंपनीज थे उनकी रिपोर्ट्स को डाउनलोड करवाया हमने, हर एक में देखा कि किस कंपनी में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन है। हमें पता चला तकरीबन 90% के करीब जो रिपोर्ट्स हैं वो अनमोडिफाइड है। प्रैक्टिस में 90% के करीब जो रिपोर्ट्स हैं और तकरीबन 10% के करीब जो रिपोर्ट्स हैं वो मॉडिफाइड हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब लेकिन याद रखिए एग्जाम में सिचुएशन अपोजिट होगी, क्योंकि एग्जाम आपको पता है एग्जाम आई कैप के पेपर इस बेस पे नहीं बनते कि प्रैक्टिस में क्या चीज़ ज़्यादा चल रही है वो बच्चे को सिखाई जाए। आई कैप का पेपर किस बेस पे बनता है कि कौन सी चीज़ मोस्ट प्रॉब्लमेटिक है, बच्चे को उस लेवल पे तैयार किया जाए
क्योंकि हम लोगों को रूटीन की चीज़ें करने के लिए नहीं अपॉइंट किया जाता। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसलिए नहीं इंगेज किया जाता हमने रूटीन के काम करने हैं। हमें किस लेवल पे काम करके हमने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को हैंडल करना है। इसीलिए प्रैक्टिस में हालांकि 90% अनमोडिफाइड और 10% मॉडिफाइड रिपोर्ट है, लेकिन एग्जाम में देखेंगे तो 100% तकरीबन मॉडिफाइड रिपोर्ट के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उसने तैयार ही आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के लिए करना। तो बाज़ औक़ात एविडेंस से हम वेरिफिकेशन करते हैं तो सारी चीज़ें हमारे सामने ठीक ठीक साबित आ जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ प्रॉब्लम भी होती है। जैसे हो सकता है स्टॉक काउंट करने के लिए जाएं, अब देखिए फिजिकल स्टॉक काउंट करना एक एविडेंस है ना, तो आपको पता चले उधर कोई स्टॉक जला हुआ पड़ा है और उसको कॉस्ट पे बैलेंस शीट में लिखा गया है, एनआरवी बैंक मिसस्टेटमेंट है। आपको पता चले कि कोई एसेट ऐसा उधर पड़ा हुआ है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, एक जगह पे आईकैप का पेपर नहीं था, किसी और जगह पे उसने कहा कि एसी है वो साल में 3 महीने चलता है, इसलिए मैनेजमेंट ने कहा इसके सिर्फ 3 महीनों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की जाएगी क्या, लेकिन बाकी पीरियड में तो वो बंद रहता है, अवेलेबल फॉर यूज तो है। और इस चीज को असल में ना मोर टेक्निकल आंसर मोर करना चाहिए कि इस फैक्टर को के साल के कुछ अरसा इस्तेमाल में कुछ अरसा डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करते हुए एडजस्ट कर लिया जाता है। इसका डेप्रिसिएशन रेट ही पार्शियल यूज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो इसलिए हमने पूरे साल, तो मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, क्लाइंट की अक्सर ये आदत है, एसेट खाली पड़ा होगा ना उधर इस्तेमाल नहीं हो रहा, डेप्रिसिएशन नहीं करनी। फिक्स एसेट रजिस्टर देखा, फिक्स एसेट के ऊपर एविडेंस ऑब्टेन कर रहे थे, हमने देखा उसमें कुछ फिक्स एसेट्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन की पता चला फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट्स को भी धड़ाधड़ डेप्रिशिएट, और असल में एक्सेल होती है ना, एक्सेल के ऊपर फार्मूला अन्य वाह फार्मूला क्लाइंट के एम्प्लॉइज पेश करते हैं, तो नहीं उन्होंने, हालांकि स्टैंडर्ड क्लियरली कहता है कि फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करनी, और इसलिए स्टॉक को सेपरेटली आइडेंटिफाई करो, उसको एनआरवी पे राइट डाउन करना है। वो नहीं करते, वो एक ही दफा गोड़े गधे एक सारे करके ना फार्मूला लगा देता, भाई ये टोटल डेप्रिसिएशन आ गई। तो इस तरह की जब वेरिफिकेशन करने के दौरान, एविडेंस ऑब्टेन करने के दौरान अगर आपको सामने ये इंफॉर्मेशन आती है, ये एविडेंस आता है कि सारा कुछ ठीक था, तो फिर अनमोडिफाइड रिपोर्ट। लेकिन अगर पता चले किसी 1 या 2 या 3 एरियाज में कोई गड़बड़ है, तो वो भी फिर मॉडिफाइड रिपोर्ट। यानी एविडेंस हर सूरत में कलेक्ट करना है आपने। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद पता चलेगा कि हाँ रिपोर्ट अनमोडिफाइड के मॉडिफाइड। जब ऑडिटर, गैस कीजिए किस केस में ऑडिटर के पास एविडेंस होगा, जब ऑडिटर अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे रहा होता है कि मॉडिफाइड, दोनों सूरतों में। तो बताया नहीं था हमारे सीनियर ने क्या कहा था, whatever is reported should be supported, whatever is reported, कुछ भी रिपोर्ट आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए। ये है एविडेंस, इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन विच ओपिनियन इज बेस्ड। अच्छा, अब एविडेंस ठीक है, समझ आ गया। अब एविडेंस का सुन लें, एविडेंस को कैसा क्या है, एविडेंस ये समझ आ गया आपको। एविडेंस क्या, एविडेंस को सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। एविडेंस को सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। सफिशिएंसी का मतलब क्या है, सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी, कितना एविडेंस होना चाहिए, कम के ज्यादा। एप्रोप्रिएटनेस इज, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एप्रोप्रिएटनेस इज जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, गलत कंसेप्ट, गलत। मैं जितना ज्यादा आपको पढ़ा दूं उतना ही अच्छा है क्या? अब आए लाइन पे, अब आए लाइन पे। हमारे आर्ट में याद रखे 2 तरह के रिस्क होते हैं, एक रीजनेबल लेवल ये है ना, तो ना चीजें इससे ज्यादा होनी चाहिए ना इससे कम, जरूरत से कम, जितना रिक्वायर्ड है जरूरत से कम होना ये भी गलत है, जरूरत से ज्यादा होना ये भी गलत है।
प्रैक्टिस में, किताब में इसका नाम नहीं लिखा, प्रैक्टिस में हम इसे कहते थे अगर किसी एरिया पे रीजनेबल एश्योरेंस रिक्वायर्ड है ना और आप रीजनेबल एश्योरेंस से ज्यादा काम कर लेते हैं तो इसे हम कहते थे ओवर ऑडिटिंग। ये भी गलत है। और अगर जितना रिक्वायर्ड है रीजनेबल उससे कम काम करते हैं इसे कहते थे अंडर ऑडिटिंग। ये भी गलत है। एक और मिसाल से समझे जो आज के लेक्चर में भी यूज करनी है। अगर सेल्स है, एक्चुअल सेल्स है 1000 मिलियन, तो सेल्स 1000 मिलियन से कम 800 मिलियन है, मिस स्टेटमेंट है क्या? कम है तो मिस स्टेटमेंट। लेकिन अगर 1200 है फिर भी मिस स्टेटमेंट, यानी मिस स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट भी हो सकती है, ओवर स्टेटमेंट भी हो सकती है। ना चीजें जो उनका एप्रोप्रिएट लेवल है ना उससे कम होनी चाहिए, ना उससे, ना अंडर ऑडिटिंग ना ओवर ऑडिटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स ना अंडर स्टेटेड होनी चाहिए ना ओवर स्टेटेड। जितना ज्यादा उतना अच्छा, ये नहीं सही कि जितना यही काम करते रहे हम ऑडिट, हमने और जिंदगी में कोई काम नहीं करना। नहीं भाई, जितना जरूरी है उतना। 2 घंटे डेली ऑडिट का ना मतलब 2 घंटे का, 2 के 2.5 घंटे भी नहीं। अगर रोज पढ़ते रहे तो ओवर ऑडिटिंग हो जाएगी, और 2 का 1.5 घंटा भी नहीं, अंडर ऑडिटिंग हो जाएगी। ठीक है। तो बहरहाल, तो सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, कितना एविडेंस चाहिए, और एप्रोप्रिएटनेस इज ए मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ एविडेंस, कैसा चाहिए। अब सुनिए, कितना एविडेंस चाहिए। सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, कितना एविडेंस। इट डिपेंड्स, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? रिस्क। इफ रिस्क इज हाई मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट, ज्यादा एविडेंस लेना पड़ेगा। इफ रिस्क इज लो लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट। और अगर लो रिस्क पे ये भाई ज्यादा काम कर देते हैं तो ये अच्छे ऑडिटर नहीं समझे जाएंगे। समझ आ गया? फिर दूसरा, सफिशिएंसी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? दूसरा फैक्टर, मटेरियलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ एरिया। अगर कोई एरिया ज्यादा मटेरियल हाई अमाउंट का है या ज्यादा कम्प्लेक्स है, जैसे डेफर्ड टैक्स, जैसे लीज, जैसे बोरोइंग कॉस्ट, अगर ज्यादा मटेरियल या कम्प्लेक्स है, फिर खुद बताइए, कंसेप्ट समझ आ रहा है? मोर एविडेंस के लेस एविडेंस, मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट। अगर ऑडिटर को ऑलरेडी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो मोर एविडेंस के लेस एविडेंस। क्यों बोला लेस? क्यों? क्योंकि पहले से उसके पास एविडेंस मौजूद है। इसलिए हमारे दो, एक होता है इनिशियल ऑडिट, एक होता है रिकरिंग ऑडिट। इनिशियल ऑडिट वो जो कि जैसे होता है ना, कुछ फ्रेश स्टूडेंट, कुछ रिपीटर्स हैं, तो इनिशियल ऑडिट, फ्रेश ऑडिट, फिर पहले पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, इस साल का ऑडिट हम कर रहे हैं, इनिशियल ऑडिट। इनिशियल का मतलब क्या है? जिंदगी का पहला ऑडिट नहीं, कंपनी की जिंदगी का पहला ऑडिट नहीं, ऑडिटर की जिंदगी का पहला ऑडिट नहीं। इनिशियल का मतलब क्या है? न्यू क्लाइंट भी नहीं, क्लाइंट भी ओल्ड हो सकता है। 10 साल पहले हमने 50 दफा ऑडिट किया था, छोड़ दिया, 10 साल बाद दोबारा हमारे पास आ गया, तो ये हमारे लिए इनिशियल ऑडिट है कि नहीं? है, क्योंकि इनिशियल ऑडिट की डेफिनेशन क्या है? पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, इस साल का ऑडिट हम कर, ये है इनिशियल ऑडिट। इसमें असल में ओपनिंग बैलेंसेस का मसला होता है, जिसकी वजह से इनिशियल ऑडिट बोला जाता है। एक होता है रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट कौन सा होता है? पिछले साल भी हमने किया, 10 साल पुराना ऑडिट, उसका कोई फायदा नहीं होता दोबारा भी आ जाए, सब कुछ भूल चुके होते हैं हम, तो 10 दिन बाद भूल चुके होते हैं, है ना? 10 दिन क्या, शाम तक भूल चुके होते हैं सर ने क्या पढ़ाया था। तो इनिशियल ऑडिट, तो खुद मुझे बताइए, इनिशियल ऑडिट में ऑडिटर का मोर एविडेंस कलेक्ट करता होगा कि रिकरिंग ऑडिट में? इनिशियल में, क्योंकि रिकरिंग ऑडिट में बहुत सी चीजें से पहले से पता है। क्वालिटी ऑफ एविडेंस, अगर अच्छी क्वालिटी का एविडेंस मिल जाए तो मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट या लेस?
less evidence will be sufficient. Strength of internal control, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है क्योंकि रिस्क कम है। शाबाश। अब मुझे बताइए क्या आपको समझ लगती है कि सफिशिएंट एविडेंस को सफिशिएंट भी होना चाहिए, अप्रोप्रिएट भी? सफिशिएंसी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? अच्छा, अब मुझे बताइए अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा? हाँ, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सके, लेकिन आपने कंक्लूजन पे जंप लगा दी पहले तरतीब से। पहले डिस्कस करेंगे डायरेक्टर्स के साथ, सर देखें हमने अपना सैंपल साइज बढ़ाना है, मैनेजमेंट हमें मजीद, उन्होंने 50 इनवाइसेस दे दिए हैं, 10 और इनवाइसेस नहीं दे रहे, तो बताइए एज ऑडिटर हमने 50 की तरफ देखना है वो काम जो हो गया है कि उस 10 की तरफ देखना है जो नहीं? डिस्कस विद दो चाबी, क्यों? ताकि दो चाबी गवर्नेंस मैनेजमेंट के कान खींचे। क्यों नहीं दे रहे ऑडिटर को इंफॉर्मेशन? फिर इसके बाद अगर तो मैनेजमेंट सीधी हो जाए तो हम क्या करेंगे? मोर एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, परफॉर्मिंग फर्दर प्रोसीजर। और अगर मैनेजमेंट सीधी ना हो रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। रिपोर्ट लिखने, ओपिनियन लिखने फिलहाल एक ही बात है, मॉडिफाई कर देना चाहिए ना, एविडेंस ही नहीं मिला। ये थोड़ी कहेंगे सब कुछ ठीक है, थोड़ी कहेंगे सब कुछ ठीक है। क्या कहेंगे? भाई इसको चेक नहीं कर सके, बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी सब कुछ भाई समझ आ गया? सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस। फिर से बताइए एविडेंस क्या है? वो इंफॉर्मेशन जिसको ऑडिटर यूज करता है रिपोर्ट में कंक्लूजन देने के लिए, ठीक है? एविडेंस का सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट होना जरूरी है। सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस इज ए मेजर ऑफ सफिशिएंसी। मैंने आपको पढ़ा दी, क्लियर? अब एप्रोप्रिएटनेस की तरफ चलें। चलिए, अच्छा, एप्रोप्रिएटनेस में एक वो कंसेप्ट है जो पता नहीं क्यों इसमें आई कैप अजीब तरीके से टेस्टिंग कर रहा है। एप्रोप्रिएटनेस के आगे दो सब पॉइंट्स हैं, दो सब कंसेप्ट्स हैं, एक आसान है और एक मुश्किल। एक आसान है, मुश्किल इसलिए कि स्टार्ट में मुश्किल लगता है, बाद में नहीं मुश्किल लगता। लेकिन इंटरेस्टिंगली आईकैप ने जब क्वेश्चन सेट किया है मोर देन 95%, बल्कि हमेशा ही तकरीबन समझ लें, क्वेश्चन सेट किया है आसान वाले में से सेट किया है, मुश्किल वाले में से सेट नहीं किया। हम पढ़ेंगे दोनों, और मैं किसी ना किसी क्वेश्चन में आपसे मुश्किल ही टेस्ट करूंगा, मुश्किल है, ठीक है? लेकिन आईकैप ने टेस्ट जब भी किया, हालांकि आईकैप की आदत नहीं है, आईकैप जब कभी टेस्ट करता है मुश्किल ही करता है, लेकिन यहां पे पता नहीं क्यों आसान कर रहा है। बहरहाल हम तो सफिशिएंसी क्लियर हो गया। एप्रोप्रिएटनेस की तरफ चलें। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या? कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखें उस्ताद है ना, उस्ताद के पास शागिर्द होने चाहिए। उस्ताद को दो चीजें अच्छी लगती हैं। वैसे मिर्जा गालिब के ने में भी मिलती जुलती बात की थी। तो बादशाह सलामत ने पूछा ना मिर्जा, हाँ क्या हो? आम बहुत हो, हाँ मीठा हो और बहुत हो। बहुत हो क्या है? सफिशिएंसी, और मीठे हो क्वालिटी, एप्रोप्रिएटनेस। तो उसी तरह उस्ताद की क्या ख्वाहिश होती है कि स्टूडेंट अच्छे हों और बहुत हों, कि सिर्फ बहुत हों, कि सिर्फ अच्छे हों? अच्छे भी हों। अच्छे से क्या मुराद है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हाँ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से हमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, डिसिप्लिन ना भी हो तो चलेगा। टॉपर ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉपर्स के बगैर भी चलेगा। पढ़ने वाले हो, रोज असाइनमेंट करते हो, छुट्टियां ना, टेस्ट देते हो, छुट्टियां ना करते हो, ऐसे स्टूडेंट्स। तो पता चल गया सफिशिएंसी भी जरूरी है
अप्रोप्रिएटनेस पे, अब सुने अप्रोप्रिएटनेस। सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, अप्रोप्रिएटनेस इज ए मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ एविडेंस। कैसा होना, कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। भाई एविडेंस में दो खसूसियात होनी चाहिए क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एविडेंस रेलिवेंट हो, रिलायबल हो, रेलिवेंट हो, रिलायबल हो। ये है मुश्किल, ये है आसान। ये आई कैब नहीं पूछा करता, अभी तक तो उसकी परंपरा यही है, ये पूछा करता है। पहले मुझे बता दीजिए कौन सा एक्सप्लेन करूं, जो आई कैब पूछा करता है। रेलिवेंस और रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, सुनना। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब समझ आ गया ना। एप्रोप्रिएटनेस इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ एविडेंस। क्वालिटी इज इफेक्टेड बाय रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी का मतलब है सोर्स क्या है, नेचर क्या है किसी बात की। खुद बताइए, आपने एक सवाल पूछा टीए से, उसने जवाब दिया। दूसरा सवाल, वही सवाल आपने पूछा टीचर से, उसने जवाब दिया। क्या दोनों की रिलायबिलिटी सेम है? नहीं, नहीं। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि कौन से वाला एविडेंस पे आप ज्यादा यकीन करेंगे। रिलायबिलिटी डिपेंड करती है सोर्स से, कहां से एविडेंस मिल रहा है, नेचर से, सर्कमस्टेंसेस से, किन हालात में एविडेंस लिया जा रहा है। ठीक है, क्लास में मेरे से सवाल पूछेंगे ना कोई भी स्टूडेंट, मैं बहुत अलर्ट, सारे टीचर ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, हम बहुत अलर्ट होके बड़े मुहतात अल्फाज में जवाब देते हैं कि इधर एक लफ्ज भी गलत चला गया ना तो कहना सर तो ऑडिट गलत, सर को पढ़ाना ही नहीं आता, पहले सही पढ़ाते थे अब नहीं पढ़ाते सही। हाँ, उम्र का तकाजा, ये कौन उम्र है जो तुमसे तकाजे करता रहता है? उम्र का कोई तकाजा नहीं है। उम्र जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उम्र के साथ उनका तजर्बा बढ़ता है, तजर्बा बढ़ता है उम्र के साथ, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होती है। उम्र का तकाजा। अब चलें आगे, कहाँ पे थे हम? हाँ, रिलायबिलिटी पे। तो लेकिन अगर यही क्वेश्चन आप क्लास के बाद पूछेंगे, कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट पूछेगा, तो हो सकता है हम चलते चलते हम इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, या शाम को पूछें जब हम थके होते हैं। ऐसे होता है ना, अच्छा यार इसको ऐसे कर लो, बट हो जाएगा और ये सिलेबस से बाहर है, छोड़ो इसको। उसी तरह याद रखिए, ऑडिटर भी डिफरेंट सोर्सेज से एविडेंस ऑब्टेन करता है। हर सोर्स से आने वाला एविडेंस एक जैसा रिलायबल नहीं होता। स्टैंडर्ड आपको ये कंसेप्ट देना चाह रहा है। वो कह रहा है बाज़ औक़ात आपको क्योंकि हमें डिफरेंट सोर्स से एविडेंस मिलेगा ना, सारे चीज़ें एक बराबर नहीं है। आपको इस काबिल होना है कि वैल्यूएट कर सके। अब आप में ये कंसेप्ट, ये स्किल पैदा करेगा, ये जो भी हम कंसेप्ट सीखेंगे, कि अगर आपके सामने दो डिफरेंट सोर्सेज से एविडेंस आ जाए ना, तो आप बता सके, एक आपको वो स्टूडेंट कंसेप्ट समझाए जो कल क्लास में था ही नहीं, दूसरा वो स्टूडेंट कंसेप्ट समझाए जो कल क्लास में मौजूद था, दोनों में से कौन सा कंसेप्ट ज्यादा रिलायबल है, आप वैल्यूएट कर सकें, ये कंसेप्ट इस काबिल बनाएगा। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? ट्रस्टवर्दी, कि कौन सा एविडेंस कितना ट्रस्टवर्दी है। ये हम इस जगह पे हैं, इस जगह पे, ये रिलायबिलिटी पे। सुन लें, अब आपको कुछ निशानियां बता रहा है, कुछ और भी थी लेकिन स्टैंडर्ड में यही दिया, हमारी किताब में यही है, मैं यही पढ़ा रहा हूं। पहले चीज, ओरिजिनल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। एग्री करते हैं? ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड है, फोटोकॉपी है, कौन सा ज्यादा रिलायबल है? ओरिजिनल। दूसरा, evidence obtained directly is more reliable than evidence obtained अब ये indirectly, अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन है, इसी अटेम्प्ट जिसका भी रिजल्ट आना है। दो पूछ रहा हूं आपसे सवाल, आपने बताना है, खुद समझाए बगैर आपसे पूछ रहा हूं। पहली सिचुएशन, आपने डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, उसने डायरेक्टली आपके ऑफिस में जवाब भेजा, पहला ये।
दूसरा, आपने डेटर से को कंफर्मेशन लेटर भेजा, उससे पूछा बताओ क्या लेना देना है, उसने जवाब भेजा, वो मैनेजमेंट को भेज दिया, मैनेजमेंट ने उसे सीधा पधरा करके आपके हवाले कर दिया। कौन से वाला ज्यादा रिलायबल? पहले, हालांकि है तो दोनों एविडेंस ही पहला, क्योंकि जो मैनेजमेंट के थ्रू आया ना उसे इनडायरेक्ट कहते हैं, उसमें मैनेजमेंट कोई फॉर्जरी कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स के साथ टेम्परिंग की जा सकती है, इसीलिए एविडेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली इज मोर रिलायबल देन ओरिजिनल, मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। समझ आया? डायरेक्टली मोर रिलायबल देन, आगे चल रहे हैं, एक्सटर्नल, आगे वो जवाब दे रहा है डायरेक्ट। एक चीज आपने मैनेजमेंट से पूछी, सर आपका जो कैश रिसीविंग डिपार्टमेंट है वहां पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, यानी वहां पे कैश रिसीव करने वाला बंदा अलग, सेग्रीगेशन सुना हो ना, और कैश रिकॉर्ड करने वाला बंदा अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है, कंट्रोल्स वीक है, अलग अलग है ये कंट्रोल। अब पहला एविडेंस मैंने इंक्वायरी करके लिया, ये मुझे मैनेजमेंट से एविडेंस मिला, जो एविडेंस मैनेजमेंट के थ्रू मिले ना, या जिसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाए उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। दूसरा केस, मैंने खुद जाके अपनी आंखों से देख लिया, रिसीविंग डिपार्टमेंट में रिसीविंग वाला बंदा अलग, रिकॉर्डिंग वाला अलग है, ये है डायरेक्ट। ठीक है, ये अब बताइए कौन सा ज्यादा रिलायबल है? जो खुद देखा कि जो सुना? खुद देखा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मोर रिलायबल देन इंक्वायरी। कानों सुनी बात आंखों देखी जैसी नहीं होती ना, कानों सुनी बात का और वो भी एविडेंस है लेकिन लेस रिलायबल। आंखों देखी मोर, ऑब्जर्वेशन क्या है? आंखों देखी, इंक्वायरी क्या है? कानों सुनी बात। तो कौन सा ज्यादा रिलायबल? ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल तो वापिस आ जाता है डायरेक्ट, ये दोनों क्लियर। फिर एक्सटर्नल एविडेंस मोर रिलायबल देन इंटरनल। कह रहा है जो कंपनी, क्लाइंट कंपनी जिसका ऑडिट कर रहा है उसके बाहर से एविडेंस मिलेगा ना वो ज्यादा रिलायबल होगा, जो इनसाइड मिलेगा वो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा नॉट रिलायबल, नॉट रिलायबल नहीं कह रहा, लेस, क्योंकि नॉट रिलायबल होता तो इसका मतलब हम कभी वो यूज ही ना करते। लेस रिलायबल कह रहा हूं। ठीक है, वो कैसे? अब खुद मुझे बताइए, दो एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, अगर कंसेप्ट समझ आ रहा है सही बता लेंगे। पहली एग्जांपल, डेटर का कंफर्मेशन लेटर मिला, ये भी एविडेंस है, ये इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मिला, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। दूसरा, वही चीज सेल इनवाइस से भी जाहिर हो रही थी, लेकिन सेल इनवाइस कंपनी ने बनाई हुई है। सेल इनवाइस ज्यादा अहम या कि वो कंफर्मेशन जो डेटर से आई है? तो असूल क्या बना? एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल। एग्री करते हैं? क्योंकि कंपनी तो हो सकता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए झूठ बोले, बाहर के बंदे को झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती। झूठ बोलने से बिल्कुल गुनाह मिलता है, बोनस भी मिलता है। एक्सटर्नल आप फैसला कर लें, थोड़ा बोनस जो है वो, हाँ शाबाश, बरकत, बरकत नहीं रहती उसमें, कसरत होनी चाहिए कि बरकत होनी चाहिए? दोनों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस। लिखत पढ़त वाली बात ज्यादा रिलायबल है जुबानी कलामी से। क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मोर रिलायबल। पहली सिचुएशन, बैंक ने बैंक स्टेटमेंट भेज दी। दूसरी ऑप्शन, फोन किया उसने, फोन पे बैलेंस कंफर्म कर दिया। बैंक स्टेटमेंट जो रिटन फॉर्म में होती है, डॉक्यूमेंट्री, वो ज्यादा रिलायबल के जुबानी कलामी। तो एग्री करते हैं ज्यादा रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस। फिर अच्छा, ये जो है ना, ये इसकी एक्सेप्शन है।
या समझ ले इसकी एक्सटेंशन है। ये कंसेप्ट क्या था, एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर लेवल देन इंटरनल एविडेंस। ये क्या है, इंटरनल एविडेंस भी मॉडरेटली थोड़ा रिलायबल हो सकता है, प्रोवाइडेड इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो। इंटरनल कंट्रोल्स, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है ना तो उनसे जो एविडेंस मिल रहा होगा हमें वो भी रिलायबल होगा, और अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं तो एविडेंस भी। वो आईटी में जब हम आईटी पढ़ते थे ना तो हमारे टीचर में एक कहावत होती थी, शायद आपने सुनी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन उसमें ये होता था आईटी सिस्टम में जैसा डाटा फेंकेंगे ना आपकी रिपोर्ट भी उसी तरह की होगी। डाटा घटिया है ना, अगर अनरिलायबल है तो उससे जो रिपोर्ट निकलेगी भी अनरिलायबल है। इसको कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज। तो उसी तरह अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फारग है तो उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से जो भी एविडेंस निकलेगा वो भी फारग है, और अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो जो एविडेंस है वो भी किसी हद तक रिलायबल होगा, क्योंकि कंट्रोल स्ट्रांग है। लेकिन बहरहाल है तो इंटरनल ही ना, तो हम इसे उतनी वेटेज नहीं देंगे जितनी एक्सटर्नल को। लेकिन बहरहाल अगर कंट्रोल स्ट्रांग हो तो किसी हद तक उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, हाई नहीं होगी लेकिन बढ़ के मॉडरेट हो जाएगी। क्लियर जी? अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। जिस तरह हमने ये कंसेप्ट समझे और इन्हें एग्जाम्पल के साथ शेयर किया, क्या आप इस काबिल हैं कि आपके सामने कुछ पेयर ऑफ एविडेंस रख दिया जाए तो आप बता सके कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रिलायबल है? और अगर सिंगल एविडेंस रखा जाए तो आप बता सके कि इस सिंगल एविडेंस पे इनमें से कौन कौन सा पॉइंट फिट बैठ रहा है। अगर मैं कहूं अच्छा इंक्वायरी और बैंक कंफर्मेशन में से कौन सा रिलायबल है? बैंक कंफर्मेशन। और अगर मैं आपसे कहूं बैंक कंफर्मेशन क्यों रिलायबल है, सिर्फ एक ये लादा सवाल है, आप कहें क्योंकि रिटर्न है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड है, एक्सटर्नल है, ओरिजिनल है। शाबाश भाई, समझ आ गया आपको? चलिए ये अच्छा, अब सुन लें, अब ये अहम कंसेप्ट था। अब सुन लें एप्रोप्रिएटनेस। अच्छा, चूंकि टाइम है हमारे पास, कितना सर 2 मिनट सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे बता दो, 1 मिनट, छोटा सा कंसेप्ट। इस क्लास में मेरे 2 रिस्क हैं स्टूडेंट्स को लेके, दो। पहला रिस्क के क्लास का जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स है वो ऊपर कैंटीन में बैठा होगा, चाय पी रहा होगा, पहला भी है रिस्क ये। दूसरा रिस्क के कोई अनइनरोल्ड स्टूडेंट है वो क्लास में बैठा होगा, ये भी रिस्क है ना। अच्छा, अब देखिए, मेरे रिस्क के लिहाज से मेरा प्रोसीजर रेलिवेंट होना चाहिए, एग्री करते हैं? अच्छा, अब सुनिए, आपने बताना है मेरा प्रोसीजर रेलिवेंट का मतलब क्या है कि जो मकसद है, जो असर्शन है, असर्शन मीन स्टेटमेंट, मकसद जो करना चाहते हैं, जो और जो प्रोसीजर है, दोनों के दरमियान में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। किन दोनों के दरमियान में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए? मोबाइल एक ने इस्तेमाल करना है, साथ 2 वाले ऐसे देख रहे हैं क्या है, कुछ भी हो आपको क्या है, कुछ वह होता है ना, वो मैसेज कर रहा, साथ वाला ऐसे देख रहा होगा, क्या कह रहा है, किसको मैसेज कर रहा है। ऐसे ना करें, कभी कभी शौक भी लग जाता है। आगे चलना, मकसद भाई रेलिवेंस, वाई सो सीरियस, कहते भाई शौक में है। नहीं, कंसेप्ट क्या, सिर्फ बिल्ड कर, एग्जाम्पल पढ़ा नहीं रहा, कल पढ़ाना है, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। रेलिवेंस का मतलब क्या है? रेलिवेंस का मतलब है जो आपका मकसद है और जो प्रोसीजर है वो मैच होने चाहिए। मेरा मकसद है कि जो क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा है ना जो इनरोल्ड नहीं है, उसको बाहर निकालूं, तो मैं ऊपर कैंटीन में जाऊंगा और देखूंगा कौन कौन स्टूडेंट उधर बैठा हुआ है। ये मेरा प्रोसीजर मेरे मकसद के साथ रेलिवेंट नहीं है।
शाबाश, रेलिवेंट नहीं है। और अगर मैंने ये देखना है कि मेरी क्लास का कोई स्टूडेंट क्लास से बाहर घूम फिर तो नहीं रहा, तो मैं हर एक क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट से चेक करूं कि डिपॉजिट स्लिप की तरह फीस जमा करवाई है, ये रेलिवेंट। हाँ, अगर मैं देखता हूं कि कोई अनइनरोल्ड स्टूडेंट क्लास में बैठा तो नहीं, तो मेरा रेलिवेंट प्रोसीजर क्या है भाई, क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट से सैंपल उठाऊं। सैंपल कहां से उठाऊं? कैंटीन से नहीं। और अगर मैं ये वेरीफाई करना चाहता हूं कि मेरा इनरोल्ड स्टूडेंट्स कैंटीन में तो नहीं बैठा, तो फिर मैंने सैंपल कहां से उठाना है? कैंटीन। ये है रेलिवेंट्स का कंसेप्ट। रेलिवेंट कि हमारा प्रोसीजर हमारे मकसद के साथ मैं, वो कहता है रेलिवेंट प्रोसीजर नहीं है ना, जितने मर्जी प्रोसीजर परफॉर्म करते रहें। छोटी सी एग्जांपल आखिरी, उसके बाद लेक्चर। 2 सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल, मुझे आपने बताना ये स्टूडेंट पास हो पाएगा कि नहीं। स्टूडेंट है, बहुत मेहनती है, सारी रात वो FR2 पढ़ता रहा, सिर्फ आधा घंटा सोया, सारी रात FR2 पढ़ता रहा, एक एक चैप्टर रिवाइज कर लिया, सब कुछ उसके फिंगर टिप्स पे है। सुबह पेपर लेकिन टैक्स का है। बताइए, अब देखें, सफिशिएंसी ऑफ प्रोसीजर मैक्सिमम है। हाँ, ये समझना चल, प्रोसीजर का सफिशिएंट होना काफी नहीं होता। रेलिवेंट भाई, टैक्स का पेपर है तो टैक्स के प्रोसीजर परफॉर्म करो, टैक्स के पेपर पे एफर्ट, तो वेरीफाई किसी और चीज को करना है, प्रोसीजर कोई और होगा, क्या कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। घर वालों ने सीए करने के लिए, मकसद क्या है? सीए करना। दूसरा सवाल आखिरी, इसके बाद लेक्चर खत्म। सीए कर, प्रोसीजर क्या परफॉर्म कर रहे हैं? फेसबुक, यूट्यूब, क्लास में मोबाइल। अब बताइए, क्या ऐसा स्टूडेंट, किसी और की बात कर रहा हूं, आपके नहीं कर रहा, ऐसा स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएगा? यस सर। नहीं बन पाएगा। ऐसा स्टूडेंट सिर्फ एहतजाज करेगा डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना मुश्किल है। चलिए जी, अब भाई क्लियर। अच्छा, बाकी इंशाल्लाह हम कल, हाँ, इनाम आप लोगों ने इतनी असाइनमेंट की, इस दफा तो इनाम भी डबल होगा, क्योंकि हर हफ्ते बाद असाइनमेंट चेक होनी चाहिए थी। ये तो 2 हफ्ते हो गए, पिछले हफ्ते नहीं हो सकी। तो अब आपका कल, आज अब चूंकि टेस्ट है कल आपका, तो आज आपसे रजिस्टर नहीं ले रहे, क्योंकि आज आपने तैयारी करनी होगी। तो आज तैयारी करें। कल जिन स्टूडेंट्स असाइनमेंट कंप्लीट की है ना, वो अपना रजिस्टर हमें सबमिट करवा देंगे क्लास के एंड पे जाते हुए, टीए रूम में, या क्लास के बाद भी टीए रूम में कलेक्ट करवा दें, लेकिन सिर्फ 1-1.5 घंटे तक, उसके बाद हम कलेक्शन नहीं करेंगे। फिर शाम को बैठ के हम लिस्ट चेक करेंगे उसको। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए होंगे, उनको कहा शायद दाव चल जाए, उनको साइड पे कर देंगे। जिनकी असाइनमेंट बाकी कंप्लीट हुई, कंप्लीट से मुराद हम थोड़ा रिलैक्स हाथ रखेंगे, मतलब हर दिन की असाइनमेंट होनी चाहिए। हाँ, किसी दिन में एक आधा सवाल रह गया ना, तो हम कहेंगे कोई नहीं, ज्यादा रह गए तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर आपकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिहाज से जो हमारे जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट असाइनमेंट, उसको प्राइज दिया जाएगा। तो हाँ जी, हाँ बिल्कुल। बाकी लेकिन कल आपकी बारी है, कल कैफेड की बारी है, ठीक है। तो इसलिए कल अपने, लेकिन हर स्टूडेंट को प्राइज मिले जरूरी नहीं है। जिन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट की होगी उन्हीं को प्राइज मिलेगा। हाँ जी, चलिए, वो पर अगले दिन आपको प्राइज के साथ, प्राइज हम रजिस्टर के अंदर ही स्टेपल कर दिया करते हैं, आपको वापस कर दिया जाएगा रजिस्टर। प्राइज ये हम तादाद देख के फैसला करेंगे। नहीं, प्राइज अच्छा, बेफिक्र है भाई, आप हमारे भाई हैं, आपके साथ हम शेयरिंग करके हमें खुशी होगी। हाँ, और ये आप ही के पैसे हैं जो आपको मिल रहे हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।